A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 5th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is In the Time of War. In the time of war का मतलब हो गया during the time of war, यानी कि युद्ध के समय. On India's ties. Ties का मतलब यहाँ पे हो गया रिलेशन यानी रिश्ता. इंडिया का जो रिश्ता है विद यूरोप, यूरोपियन जो कंट्रीज है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके साथ, विदाउट अपसेटिंग रशिया. और फिलहाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसकी विजिट पर है. वहां पर उन्होंने कुछ कंट्रीज में विजिट किया है. और ये जो इंडिया का जो विजिट है कहां पर, यूरोप के अंदर, और यूरोपियन जो कंट्री है उनके साथ इंडिया का जो टाइज है, जो रिलेशन है, वो क्या होना चाहिए, विदाउट अपसेटिंग रशिया. क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया और यूरोपियन कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है. और इंडिया नहीं चाहेगा कि रशिया के साथ उसका किसी भी तरीके से रिलेशन के अंदर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए. तो इंडिया को इस बात को इंश्योर करना होगा कि उसका जो रिलेशन है यूरोपियन कंट्रीज के साथ वो बना रहे एट द सेम टाइम. क्योंकि रशिया एक लंबे टाइम से इंडिया का पार्टनर रहा है, एक लंबे टाइम से इंडिया का दोस्त रहा है. तो रशिया और जो इंडिया के जो रिलेशन है वो भी अपसेट नहीं होना चाहिए. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. इंडिया विल हैव टू फाइंड. इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को ढूंढना होगा क्या, और वे ऑफ, एक रास्ता निकालना होगा इंडिया को, ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग का मतलब किसी चीज को बनाना, टाइज. तो इंडिया को कहीं ना कहीं क्या होगा, एक रास्ता निकालना होगा जिससे कि इंडिया क्या कर सके, अपने रिश्ते को बना सके विद यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, विदाउट अपसेटिंग रशिया. और जिससे कि रशिया भी अपसेट ना हो, और रशिया और इंडिया के बीच में जो भी रिलेशन है, जो भी रिश्ता है, वो भी कहीं ना कहीं खराब ना हो. और इस वजह से इंडिया को बिना यूरोप मतलब बिना जो रशिया का रिश्ता है उसको खराब किए बिना एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे कि वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी अपने रिश्ते को बनाए रख सके. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो 3 नेशंस, तो यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो उन्होंने 3 देशों की विजिट किया है. और उनके विजिट के दौरान यूरोप कम्स एट अ टाइम, और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है 3 यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, ये एक ऐसे टाइम पर आई है व्हेन द कॉन्टिनेंट, ये जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट यहाँ पर है मतलब यूरोप के लिए यूज किया गया है, is facing its biggest security crisis. और फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा यूरोप जो है वो एक टफ टाइम से गुजर रहा है. क्राइसिस का मतलब हो गया संकट, सिक्योरिटी का मतलब हो गया सुरक्षा. और मतलब फिलहाल अगर देखा जाए तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो अपने सबसे टफेस्ट टाइम पीरियड से गुजर रहा है, और वहां पर सिक्योरिटी क्राइसिस बना हुआ है. और देखा जाए रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी वॉर चल रहा है, 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है. तो इस वजह से फिलहाल जो कॉन्टिनेंट है वो क्या फेस कर रहा है, सबसे ज्यादा एक सिक्योरिटी क्राइसिस का फेस कर रहा है. यानी एक वहां पर एक सुरक्षा संबंधी संकट बना हुआ है. सिंस द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, मतलब ये जो मतलब अगर देखा जाए जो शीत युद्ध था उसके बाद सबसे बड़ा एक क्या सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो गया है, कहां पर, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, इन जर्मनी. और जहां तक जर्मनी की अगर बात की जाए तो इंडिया ने जर्मनी के अंदर भी विजिट किया. यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो जर्मनी भी विजिट किए. तो उन्होंने मिस्टर मोदी एंड चांसलर ओलोफ स्कोल्ज रीइटरेट का मतलब होता है रिपीटेड करना, किसी चीज को दोहराना. तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जर्मनी का भी दौरा किया, और वहां के जो चांसलर हैं ओलोफ स्कोल्ज, उनके साथ उन्होंने विजिट किया. और दोनों ने क्या किया, रिपीट किया द पार्टनरशिप, और जो दोनों के बीच में साझेदारी है. यानी जर्मनी की बात की जाए तो वहां के जो चांसलर हैं ओलोफ स्कोल्ज रीइटरेटेड, और नरेंद्र मोदी और जो वहां के चांसलर, उन्होंने जो पार्टनरशिप है इंडिया और
जर्मनी के बीच में उन्होंने क्या किया, उन दोनों देशों के बीच की उस साझेदारी को दोबारा से रिपीट किया, पुनः दोहराया। बर्लिन जो कि कैपिटल है जर्मनी की, हैज आल्सो अनाउंस्ड 10 बिलियन फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन। और कहीं ना कहीं बर्लिन ने क्या किया, एक दूसरे के सहयोग के लिए, बायलैटरल द्विपक्षीय कॉपरेशन सहयोग, एक दूसरे के सहयोग को बनाए रखने के लिए, तो बर्लिन ने 10 बिलियन के आसपास का क्या किया है, 10 बिलियन के आसपास का एक अनाउंसमेंट किया कि एक 10 बिलियन के आसपास उनके बीच में क्या होगा, एक बायलैटरल, एक द्विपक्षीय कॉपरेशन के लिए इतना अमाउंट क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा इन कोपहेगन। कोपहेगन क्या देखें, ये एक पर्टिकुलर प्लेस है, कैपिटल है डेनमार्क की, द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। तो और उसके बाद जर्मनी के बाद अगर देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क भी विजिट किए। मिस्टर मोदी अटेंडेड दी, और मिस्टर मोदी ने क्या किया वहां पर जाकर, द इंडिया नॉर्डिक समिट। अभी नॉर्डिक क्या है, नॉर्डिक मतलब ये पर्टिकुलर कंट्रीज जो कि मतलब इनका एक ग्रुप कह सकते हो एक तरीके से, और उस पर नॉर्डिक के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। ये पर्टिकुलर कंट्रीज जो है, 5 कंट्रीज की बात की जाए तो इनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। तो वहां पर जाकर डेनमार्क में जाकर मिस्टर मोदी ने क्या किया, वहां पर एक समिट, एक मीटिंग को अटेंड किया। और कौन कौन सी कंट्रीज के लीडर्स वहां पर प्रेजेंट थे, डेनमार्क के, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के जो लीडर्स थे वो वहां पर प्रेजेंट थे। और मिस्टर मोदी ने जाकर उन सभी प्रोमिनेंट लीडर्स से जाकर मीटिंग की इन दी लास्ट लेग। और अपनी मीटिंग के लास्ट चरण के अंदर द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड टॉक्स, और हेल्ड टॉक्स इन पेरिस। पेरिस के अंदर भी जाकर उन्होंने क्या किया, विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जो कि वहां के फिलहाल प्रेसिडेंट हैं। तो इंडिया ने क्या किया, पेरिस में जाकर इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी बातचीत की। और इमैनुअल मैक्रोन हु वाज री इलेक्टेड रिसेंटली, और फिलहाल फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर इमैनुअल मैक्रोन को दोबारा से क्या किया गया, री इलेक्टेड किया गया, निर्वाचित किया गया है, यानी कि सेकंड टाइम उनको वहां का प्रेसिडेंट चुना गया है। While bilateral का मतलब द्विपक्षीय, issues are at the center of these meeting। हालांकि अगर देखा जाए जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं इन सभी कंट्रीज के साथ, मुख्य बातें उन्हीं बातों पर रही, यानी कि जितनी भी कंट्रीज के अंदर फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किए हैं, तो उनका जो एक कह सकते हो ना टॉक ऑफ द टाउन, यानी एक जो मुख्य बात का जो एक मुद्दा रहा वो क्या था, सिर्फ द्विपक्षीय जो इश्यूज हैं, जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर उन्होंने बातचीत की। द एलिफेंट इन द रूम, देखो ये एक ईडियम है, द एलिफेंट इन द रूम, जिसका मतलब होता है द ऑब्वियस प्रॉब्लम, एक साफ दिखने वाली ऐसी प्रॉब्लम, डिफिकल्ट सिचुएशन या भी कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, दैट पीपल डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट, यानी वो प्रॉब्लम दिखती है लेकिन लोग उस प्रॉब्लम के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हैं। द एलिफेंट इन द रूम इज द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इन्वेजन का मतलब है एक तरीके से आक्रमण करना यूक्रेन, और जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, हालांकि सभी के सभी इस बात को प्रॉब्लम को जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ना तो इंडिया ने और ना ही दूसरी कंट्रीज ने इस मुद्दे के ऊपर कोई बातचीत की। मिस्टर मोदी ट्रिप कम्स, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी ये जो ट्रिप है, उनकी जो ये यात्रा है वो एक ऐसे टाइम पर आई है, अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद आई। कब, द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, और यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने विजिट किया था, और उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लियेन, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन के। उन्होंने इंडिया में विजिट किया था, और उनके विजिट के कुछ दिनों के बाद मिस्टर मोदी कहां पर गए, वो भी यूरोपियन कंट्रीज की विजिट पे गए, जहां पर जाकर उन्होंने वहां के जो प्रोमिनेंट लीडर्स है उनके साथ मीटिंग की, और अपने बायलिटरल जो रिलेशनशिप है, द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने की कोशिश की। सो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं, देखो इंडिया यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपने विल हैव टू यूज किया है, जो कि आपका
फ्यूचर कंपल्शन को दिखाता है। और यहाँ पे टू फाइंड अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया इन्फिनिटिव केस, राइट। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद आप जेरेंड यूज करते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है V1 प्लस ing आपने यूज किया है, ये आपका जेरेंड हो गया। एंड विदाउट भी आपका एक प्रेपोजिशन हो गया जो जनरली अपने साथ जेरेंड लेकर चलता है। तो यहाँ पर अपसेटिंग आपने यूज कर लिया, तो ये भी आपका जेरेंड हो गया। V1 प्लस ing आपने यूज कर लिया, राइट, जो कि एक नाउन की तरह काम करता है। नाउ वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, हालांकि ये हाईली डेजिग्नेशन है, लेकिन इसके साथ हमने आर्टिकल द यूज नहीं किया है। रीजन वाई, अगर हाई डेजिग्नेशन के साथ उस बंदे का नाम भी दे दिया जाता है तो वहां पर आर्टिकल द नहीं लगता है, तो इसलिए हमने आर्टिकल द नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल हमने आर्टिकल द नहीं लगाया। 3 नेशंस विजिट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ग्रामर रूल हमने फॉलो किया है। देखिए, जब आपका न्यूमेरिकल के बाद, ये न्यूमेरिकल हो गया, और उसके बाद कोई भी नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है, जब कभी आपका न्यूमेरिकल दिया है और उसके बाद हाइफन दिया है, और हाइफन के बाद कोई भी नाउन जब आपका एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे 3 नेशन विजिट ही होगा, नेशंस नहीं हो सकता है, ये नेशंस नहीं कर सकते आप। जैसे अगर मैं बात करता हूं, और 5 माइल वॉक, या फिर माइल्स नहीं लगा सकते आप, या माइल्स नहीं कर सकते, 5 माइल वॉक ही होगा। और 3 मैन कमेटी, इस टाइप से मतलब क्या होता है, जब आपका न्यूमेरिकल के बाद हाइफन आता है और हाइफन के बाद जो नाउन होता है एडजेक्टिव प्लेस पे होता है, तो वो हमेशा आपका सिंगुलर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने यहाँ पे कम्स यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। द कॉन्टिनेंट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने इज फेसिंग यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और इसके बाद देखो, क्राइसिस क्या, आपका क्राइसिस आपका नाउन हो गया। सिक्योरिटी यहाँ पे एडजेक्टिव के प्लेस पे आ गया है। और बिगेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पर आपकी। और इट्स यहाँ पे यूज किया गया पजेसिव एडजेक्टिव के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव के लिए, राइट। मिस्टर मोदी एंड चांसलर ओलोफ स्कॉल्ज, ये प्लूरल सब्जेक्ट होंगे आपके। रीइटरेटेड आपने यूज कर लिया V2 जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। बिटवीन हमेशा 2 के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पर देखो हमने 2 देशों के लिए यूज किया, इंडिया और जर्मनी के लिए हमने यूज किया है। बर्लिन सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, और इसलिए आपने हैज अनाउंस यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। मिस्टर मोदी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने अटेंडेड यूज कर लिया जो कि V2 है, पास्ट इंडेफिनाइट। इसके बाद देखो, द प्राइम मिनिस्टर, अब हाईली डेजिग्नेशन है, हाईली डेजिग्नेशन अपने साथ क्या लेकर चलता है, आर्टिकल द लेकर चलता है, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पे आपने यूज कर लिया द प्राइम मिनिस्टर। हेल्ड यहाँ पर हो गया V2 जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। इसके बाद देखो, एम्यूलर मैक्रोन, ये आपका क्या हो गया, ये देखिए हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वो आपका होता है एंटीसीडेंट। क्या होता है वो? एंटीसीडेंट। और वर्ब हमेशा आपकी एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। तो एंटीसीडेंट यहाँ पे एम्यूनल मैक्रोन है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपने वॉज यूज किया है। और उसके बाद भी आपने री इलेक्टेड यूज किया है जो कि V3 है, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बायलिटरल आपका यहाँ पर देखो, बायलिटरल इश्यूज, यहाँ पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने वर्ब भी प्लूरल यूज कर ली, आर। द एलिफेंट इन द रूम, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है, देखिए, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, यानी एक स्पष्ट प्रॉब्लम, कोई ऐसी दिक्कत जो साफ दिखती है लेकिन लोग उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद देखो, मिस्टर मोदी ट्रिप, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर आपका, और पोजीशन बताने के लिए आपने अपोस्ट्रोफी एस भी यूज कर लिया, और ये कम्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। द प्रेसिडेंट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्योंकि हाईली डेजिग्नेशन है इसलिए तो आपने आर्टिकल द यूज कर लिया, और उसके बाद लास्ट में आपने विजिटेड यूज किया है जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है, राइट। V2 आपने यूज कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड। न्यू दिल्ली न्यूट्रल पोजीशन, और फिलहाल अगर देखा जाए भारत का जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो फिलहाल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो एक युद्ध चल रहा है, उसको लेकर इंडिया का जो रवैया रहा है, इंडिया का जो एक तरीके से रिस्पॉन्स रहा है वो काफी न्यूट्रल रहा है। इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन दिखाई है।
न्यूट्रल का मतलब हो गया एक तरीके से इनडिफरेंट, जिसको आप बोल सकते हैं उदासीन। मतलब ना तो उन्होंने क्लियरली रशिया को क्रिटिसाइज किया है और ना ही उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया है। तो इस तरीके से इंडिया ने अपना जो एक रवैया दिखाया है यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर, कहीं ना कहीं इंडिया ने अपना न्यूट्रल एक रवैया दिखाया है ऑन दी वॉर। वॉर किसके बीच में? रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। और इंडिया का जो एक इस तरह का जो रवैया है, जो न्यूट्रल जो इंडिया ने अपना रवैया दिखाया है, हैज ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का मतलब हो गया एक तरीके से उकसा देना बोथ क्रिटिसिज्म एंड एंगेजमेंट फ्रॉम द वेस्ट। और इसकी वजह से वेस्टर्न जो कंट्रीज है उन्होंने क्या किया, खासतौर पर अमेरिका की अगर बात की जाए तो उसकी वजह से इंडिया को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है। क्रिटिसिज्म का मतलब यहां पर होगी आलोचना का सामना करना पड़ा है। एट द सेम टाइम इंगेजमेंट, इंगेज का मतलब होता है जुड़ाव, यानी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया का क्रिटिसिज्म किया है तो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया के साथ इंगेजमेंट भी किया है, जुड़ाव भी किया है। इंडिया हैज सीन सेवरल हाई प्रोफाइल विजिट्स, और इंडिया के अंदर बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल जो लीडर्स हैं उन्होंने विजिट्स किया है, वहां पर इंडिया के अंदर आए हैं वो फ्रॉम वेस्ट। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां से इंडिया के अंदर बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो इंडिया के अंदर विजिट किए हैं विद सम टॉप ऑफिशियल्स प्रेसिंग। और जो टॉप प्रेसिंग ऑफिशियल्स, ऑफिशियल मतलब लीडर्स कह सकते हैं एक तरीके से, जिन्होंने क्या किया है, इंडिया को प्रेस करने की कोशिश की है, कंपेल करने की कोशिश की है, यानी कहीं ना कहीं फोर्स करने की कोशिश की है इंडिया को कि वो क्या करे, टू कट बैक ऑन ट्रेड। कट बैक का मतलब एक तरीके से पीछे हट जाना या अपने आप को हटा लेना ऑन ट्रेड विद रशिया। और कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर इस बात का दबाव भी बनाया गया है कि इंडिया क्या करे, रशिया के साथ जो उसका ट्रेड है, जो बिजनेस है, जो टाई है, जो रिलेशन है, उसको क्या कर ले, उसको कट कर ले, उसको पीछे हटा ले या उसको छोड़ दे। ट्रेडिशनल, परंपरागत, स्ट्रेटेजिक, कूटनीतिक पार्टनर। और मतलब अगर देखा जाए जो रशिया है वो इंडिया का एक लंबे टाइम से परंपरागत, एक स्ट्रेटेजिक, एक रणनीतिक, एक पार्टनर, एक साझेदार रहा है। अमंग दी नॉर्डिक 5, ये 5 कंट्रीज मतलब जो कि स्वीडन, फिनलैंड और 2-3 डेनमार्क हो गया, तो इन कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो उन 5 नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर अगर देखा जाए तो उनमें से भी 2 ऐसी कंट्रीज है, स्वीडन और फिनलैंड आर नाउ कंसिडरिंग ड्रॉपिंग देयर डिकेड्स लॉन्ग न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब हो गया वो एक तरीके से इनडिफरेंस, कहीं ना कहीं उदासीनता, एंड सीकिंग नाटो मेंबरशिप। और फिलहाल अगर देखा जाए जो स्वीडन और फिनलैंड है वो क्या कर रही हैं, वो अपनी एक लंबे टाइम से जो न्यूट्रल वाला एक रवैया उन्होंने भी अपनाया हुआ था डिकेड से, दशकों से, उसको छोड़कर फिलहाल सीकिंग, सीकिंग का लुकिंग फॉर नेटो मेंबरशिप। अब नेटो क्या है, देखो नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोपियन कंट्रीज और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसके अंदर वो एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट देते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो स्वीडन और फिनलैंड ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो क्या करें, नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं। इन जर्मनी, और जर्मनी के अंदर हाउएवर, हालांकि बोथ साइड्स शोड pragmatism ओवर द यूक्रेन क्वेश्चन। और कहीं ना कहीं जर्मनी ने अगर देखा जाए यूक्रेन के इस सवाल के ऊपर, जो यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया गया है और जो कि रशिया ने किया है, तो वहां पर बोथ साइड्स शोड, इन जर्मनी हाउएवर बोथ साइड्स शोड pragmatism। pragmatism का मतलब हो गया एक तरीके से रियलिज्म, वास्तविकता, व्यवहारिकता। और कहीं ना कहीं जर्मनी ने क्या दिखाया, दोनों ही तरफ से अगर देखा जाए तो व्यवहारिकता ही दिखाई है। तो उसने कहीं ना कहीं रशिया का खुले तौर पर भी क्रिटिसिज्म नहीं किया है एक तरीके से। जर्मनी लाइक इंडिया, जर्मनी लाइक इंडिया, यानी जर्मनी की तरह ही इंडिया भी क्या है, हैज डीप इकोनॉमिक टाइज विद रशिया। और जर्मनी की तरह इंडिया का भी रशिया के साथ एक बहुत ही गहरा इकोनॉमिक, आर्थिक टाइज, रिश्ता, यानी आर्थिक रिश्ता है, एक बहुत ही गहरा रिश्ता है इंडिया का किसके साथ, रशिया के साथ। इट फॉर इंडिया, जहां तक इंडिया की बात की जाए, इफ फॉर इंडिया इट इज अबाउट डिफेंस सप्लाईज। और इंडिया का जितना भी डिफेंस
का अगर बात की जाए, जितना भी हम इंडिया के अंदर जो डिफेंस रिलेटेड हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं या वेपन्स हैं वो आते हैं, वो ज्यादातर हमें कहाँ से सप्लाई किए जाते हैं, वो ज्यादातर हमें रशिया से मिलते हैं। तो इंडिया अगर बात की जाए तो रशिया का एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनर है। रशिया हमेशा से इंडिया का सपोर्ट करता है, तो इस वजह से इंडिया ने रशिया का क्रिटिसिज्म खुले तौर पर नहीं किया। और जहां पर देखा जाए जर्मनी की बात की जाए, इट इज फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ इट्स गैस इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स। और कहीं ना कहीं देखो इंडिया तो क्या है, इंडिया को रशिया से वेपन्स सप्लाई किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं जर्मनी की अगर बात की जाए तो 40% जो गैस है, जो ईंधन है, वो कहां से मिलता है उसको, वो रशिया से उसको मिलता है। तो इस वजह से इंडिया और रशिया भी अगर देखा जाए, इंडिया और जर्मनी देखा जाए, तो उन्होंने खुले तौर पर रशिया का क्रिटिसिज्म नहीं किया है। वाइल रशियन अग्रेशन, लेकिन जबकि देखा जाए रशियन अग्रेशन, अग्रेशन का मतलब गुस्सा हो गया, और जिस तरीके से रशिया ने अपना अग्रेशन दिखाया, गुस्सा दिखाया है, हैज प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब उकसा देना, जर्मनी टू रेज, और जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अपना गुस्सा दिखाया है, तो उसने क्या कर दिया है, जर्मनी को क्या कर दिया, उकसा दिया है टू रेज इट्स डिफेंस स्पेंडिंग। और कहीं ना कहीं तो रशिया का जो गुस्सा है यूक्रेन के ऊपर, उस गुस्से को देखते हुए जर्मनी क्या हो गया, प्रॉम्प्टेड हो गया, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा एक तरीके से उकसा गया है, जिससे कि जर्मनी क्या करेगा, अपने डिफेंस के अंदर क्या करेगा, स्पेंडिंग करेगा, यानी अपने डिफेंस के ऊपर वो भी कुछ पैसा बढ़ाना चाहता है। एंड ज्वाइन द वेस्टर्न सैंक्शन रिजिम, वैसे रिजिम का मतलब था शासन, और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाए हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, और उन प्रतिबंधों को जर्मनी भी कहीं ना कहीं फेवर करता है। कहीं ना कहीं उन उन सैंक्शन को जो कि रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, उनका जर्मनी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, जर्मनी भी उस बात के लिए अग्री करता है। इट हैज बीन रिलेक्टेंट इन सेंडिंग वेपन्स टू कीव, हालांकि अगर देखा जाए जो जर्मनी जो कि रशिया का पार्टनर रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो उसका एनर्जी है, जो गैस है, वो रशिया से उसको मिलता है, और एक लंबे टाइम से वो भी उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हालांकि जो जर्मनी है हैज बीन रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग इन सेंडिंग वेपन्स टू कीव, और हालांकि मतलब कहीं ना कहीं जो जर्मनी है वो कीव यहाँ पे यूक्रेन की कैपिटल है, यूक्रेन की मदद करने के लिए जर्मनी अपनी तरफ से वेपन्स भेजने के लिए इच्छुक नहीं है। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग कंपेयर टू अदर नेटो मेंबर्स इन ईस्टर्न यूरोप, और हालांकि ईस्टर्न यूरोप के अंदर जितने भी नेटो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, यूक्रेन की मदद करने के लिए, तो वहां पर उनको यूक्रेन को वेपन्स भी प्रोवाइड किए हैं, वेपन्स के थ्रू भी यूक्रेन को सपोर्ट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जर्मनी है वो इस बारे में थोड़ा अनविलिंग दिखाई पड़ता है, वो यूक्रेन को अपने वेपन्स नहीं भेजना चाहता है। वाइल मिस्टर स्कॉल्ज अर्ज का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, जो कि मिस्टर स्कॉल्ज जो कि चांसलर हैं जर्मनी के, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उनको इस बात पर जोर दिया, उनको समझाने की कोशिश की, क्या, टू स्टॉप दिस सेंसलेस मर्डर, मतलब ये जो एक सेंसलेस बिना सोचे समझे जो मर्डर किया जा रहा है, इट मींस रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध किया है और जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो जो जर्मनी के चांसलर हैं उन्होंने इसको सेंसलेस मर्डर कहा है, एक बिना सोचे समझे हत्या की गई है, वो कहा है। विदाउट विड्रॉ योर ट्रूप्स, विड्रॉ का मतलब पीछे हटा लेना। एट द सेम टाइम जो जर्मनी के जो चांसलर है उन्होंने इस बात की एक तरीके से गुहार भी लगाई है, किसके सामने, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने, कि वो अपनी ट्रूप्स को, सेना की टुकड़ी को पीछे हटा ले, कहां से, यूक्रेन से। मिस्टर मोदी रिस्पॉन्स वाज मोर मेजर्ड, और कहीं ना कहीं मिस्टर मोदी यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका जो रिस्पॉन्स है उसको ज्यादा प्रतिक्रिया देखने को मिली, उसको ज्यादा गहराई से सोचा गया, क्योंकि जो मिस्टर मोदी है उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी वो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर पढ़ेंगे, राइट। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. देखें, न्यू दिल्ली न्यूट्रल पोजीशन, पहले देखो ये अपोस्ट्रोफी एस लगा जो कि आपका पोजीशन दिखाता है, ऑनरशिप दिखाता है। अब ये न्यू दिल्ली न्यूट्रल पोजीशन, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो देखो यहाँ पर आपने हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया।
बोथ, देखो बोथ अपने साथ क्या लेकर चलता है, एंड लेकर चलता है। जैसे आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, तो उसी तरीके से बोथ अपने साथ एंड लेकर चलता है। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पर आपने हैज सीन यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। और देखो सेवरल हाई प्रोफाइल विजिट, सेवरल आपका डिटर्मिनर हो गया जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर चलता है, तो यहाँ पर देखो आपने विजिट्स यूज कर लिया। टू कट बैक आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है, टू प्लस वी1 आपने यूज कर लिया। अमंग देखो क्या है, मोर देन टू के लिए आप अमंग यूज करते हैं, और यहां पर आपने देखो अमंग दी फाइव, यानी बिटवीन टू यूज किया जाता है, और अमंग मोर देन फाइव के लिए यूज किया जाता है, अमंग मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। स्वीडन एंड फिनलैंड, अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने आर यूज कर लिया, और उसके बाद कंसिडरिंग, कंसिडरिंग आपने V1 प्लस ing यूज किया है जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया है, और उसके बाद ड्रॉपिंग यूज किया है। कंसिडरिंग के बाद आपने जिरंड यूज कर लिया। सीकिंग, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया गया है। ओके, एंड प्रैग्मेटिज्म का मतलब ऐसे होता है जिसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से रियलिज्म, व्यवहारिकता, या जिसको आप बोल सकते हैं वास्तविकता। एंड बोथ, देखो बोथ के साथ आपने क्या यूज किया है, बोथ साइड्स, बोथ आपका एक डिटर्मिनर हो गया, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर चलता है, तो देखो साइड्स आपने यूज किए हैं। शोड यहाँ पर V2 हो गया आपका जो कि पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। इसके बाद रशियन अग्रेशन जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया, प्रॉम्प्टेड जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। टू रेज हो गया आपका टू प्लस V1 जो कि इन्फिनिटिव केस है। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद आपने हैज बीन रिलेक्टेंट, वैसे रिलेक्टेंट का मीनिंग होता है अनविलिंग जो कि एक एडजेक्टिव है, और ये जो हैज बीन आपने यूज किया है ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज किया है। इन आपका प्रेपोजिशन है, और उसके बाद आपने सेंडिंग यूज कर लिया जो कि जिरेंड है आपका। और मिस्टर स्कॉल्ज जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आज आपने यूज कर लिया जो कि V2 है जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। इसके बाद देखो मिस्टर मोदीज रिस्पॉन्स, वैसे अपोस्ट्रोफी एस आपने यूज कर लिया जो कि पोजीशन बताता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया रिस्पॉन्स आपका। तो वॉज मेजर जो कि बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया है, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। ही सेड, यानी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ही सेड दैट नो पार्टी कुड इमर्ज विक्टोरियस, मतलब युद्ध के अंदर किसी भी पार्टी को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं है। इमर्ज का मतलब होता है किसी चीज का उभरना, डेवलप होना। विक्टोरियस का मतलब हो गया वैसे विनर, यानी ये जो युद्ध बना हुआ है तो इससे किसी भी देश को फायदा नहीं होने वाला है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, तो किसी को भी फायदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मतलब जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है बड़ा सोच समझ के बोला है, ना तो उन्होंने रशिया को खुले तौर से क्रिटिसाइज किया है, और ना ही यूक्रेन को उन्होंने सपोर्ट करने से मना किया है। एंड दैट डायलॉग वाज ओनली वे आउट, तो कहीं ना कहीं डायलॉग का मतलब है बातचीत, और नरेंद्र मोदी ने बोला है कि बातचीत ही क्या है, इसका समाधान है। ये जो क्राइसिस बना हुआ है, जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, अगर उसका समाधान हो सकता है तो वो सिर्फ बातचीत से हो सकता है। इंडिया एंड जर्मनी ऑल्सो अनवेल्ड, अनवेल्ड का मतलब होता है रिवील्ड करना, उजागर करना। दी कॉन्ट्रस, कॉन्ट्रस का मतलब हो गया एक तरीके से आउटलाइन, रूपरेखा ऑफ द नेक्स्ट लेवल ऑफ द पार्टनरशिप। और अभी फिलहाल इंडिया और जो जर्मनी के बीच में जो एक साझेदारी होने वाली है आगे आने वाले टाइम के अंदर, तो उसकी रूपरेखा को उन्होंने क्या किया, अनवेल्ड किया, रिवील्ड किया, उजागर किया। जर्मनी हैज सेड, और जर्मनी ने कहा है, इंडिया इट्स सेंट्रल पार्टनर इन एशिया, और जर्मनी ने इस बात का भी दावा किया है, जर्मनी ने यह कहा है कि इंडिया जो है एशियन जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इंडिया क्या है, उसका एक सेंट्रल पार्टनर है, सेंट्रल एक मुख्य कह सकते हो, एक साझेदार है, एक पार्टनर है। एंड दैट क्लोज कॉपरेशन वुड कंटिन्यू टू एक्सपेंड, और दोनों के बीच में जो एक बहुत ही गहरा एक जो सहयोग है, कॉपरेशन है, वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। यूरोप इज एक्सपेक्टेड, और यूरोप से इस बात की उम्मीद की जाती है, टू टेक अ मोर सिक्योरिटाइज्ड अप्रोच। सिक्योरिटाइज का मतलब हो गया सिक्योर, सुरक्षित, अप्रोच रवैया, और कहीं ना कहीं मतलब यूरोप से इस बात की उम्मीद लगाई जाती है कि यूरोप भी क्या करे, एक सुरक्षित रवैये को अपनाए। टू फॉरेन पॉलिसी, जो मतलब विदेश नीति की अगर बात की जाती है फ्रॉम नाउ, और कहीं ना कहीं यूरोप के साथ भी इस बात की उम्मीद लगाई गई है कि वो क्या करे, एक सुरक्षित एक विदेश नीति को अपनाए, गिवन द डायरेक्शन ऑफ यूक्रेन कन्फ्लिक्ट,
गिवन का मतलब कंसिडर करना। और फिलहाल अगर देखा जाए यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को देखते हुए, यूक्रेन के साथ जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है उस कन्फ्लिक्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं मतलब यूरोप से इस बात की उम्मीद लगाई जाती है कि वो जितने भी देशों के साथ उनका फॉरेन पॉलिसी है, जो एक फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति को ज्यादा सुरक्षित रवैये के साथ अपनाए। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, जब मतलब वर्ल्ड वॉर हुआ था, एक तरीके से कोल्ड वॉर हुआ था, शीत युद्ध हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया की अगर देखा जाए, व्हेन यूरोप विटनेस्ड, यूरोप ने इस बात को विटनेस किया था, यूरोप ने इस बात को देखा था, रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव का मतलब अपेक्षित, एक्सपेक्टेड, एंड स्टेबिलिटी का मतलब होगा एक तरीके से स्थिरता। तो यूरोप ने क्या देखा था, एक अपेक्षित एक स्थिरता को देखा था। इंडिया मैनेज टू बिल्ड, और इंडिया ने क्या किया, इंडिया कोल्ड वॉर के बाद से ही इंडिया मैनेज टू बिल्ड, और इंडिया ने क्या किया, बिल्ड स्ट्रॉन्ग टाइज रिलेशन विद बोथ द वेस्ट एंड रशिया। और इंडिया ने तभी से अगर देखा जाए तो रशिया के साथ और दूसरी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की थी। बट द एरा ऑफ मल्टी डायरेक्शनल पार्टनरशिप, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए एक ऐसा युग चल रहा है, इस युग के अंदर हर एक कंट्री चाहती है कि उसकी जो पार्टनरशिप हो ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ हो। और ये जो मल्टी डायरेक्शनल पार्टनरशिप की बात की जाए, जिसके अंदर एक साझेदारी की बात की गई है, इज फेसिंग इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट नाउ। और इंडिया के लिए अभी सबसे ज्यादा क्या है, एक ऐसा युग है, ये फिलहाल देखा जाए एक ऐसा युग है जिसके अंदर मतलब हर एक कंट्री क्या कोशिश कर रहा है, वो सभी के साथ अपनी पार्टनरशिप को बनाए रखने की कोशिश करता है। इज फेसिंग इट स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट नाउ, और कहीं ना कहीं ये जो एरा है जो फिलहाल क्या कर रहा है, अपने सबसे एक टफ एक टेस्ट की तरह, परीक्षा की तरफ से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए, चलो इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। फिलहाल इंडिया देखा जाए तो इंडिया का एक बहुत ही एक जबरदस्त एक स्ट्रेटेजिक एक पार्टनर है रशिया, एक लंबे टाइम से पार्टनर है। एट द सेम टाइम इंडिया का अमेरिका के साथ भी टाइप है। तो फिलहाल अमेरिका क्या है, अमेरिका रशिया का अभी कठोर एक कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अपोजिशन है, करता है, एक स्ट्रॉन्ग उसको क्रिटिसाइज करता है। लेकिन अब फिलहाल देखा जाए तो इंडिया की एक ऐसी प्रॉब्लम के अंदर ना तो रशिया को छोड़ सकता है ना वो अमेरिका को छोड़ सकता है। तो इस तरह का एक टेस्ट बना हुआ है सभी कंट्रीज के लिए, क्योंकि एक दूसरे मतलब एक ऐसा एक कठिन परीक्षा का एक युग बना हुआ है फिलहाल ये, with the West seeking to weaken Russia and Moscow warning of a new world war। और इसके अंदर क्या है, वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो क्या कर रही है, खासतौर पर अमेरिका, सीकिंग मतलब लुकिंग फॉर वीकन रशिया, कि वो जो वेस्टर्न कंट्रीज है, खासतौर पर अमेरिका की बात की जाए तो रशिया को कमजोर करने की बात कर रही है। और एट द सेम टाइम मॉस्को, मॉस्को कैपिटल है रशिया का, और रशिया ने इस बात की वार्निंग की है कि वो क्या कर देगा, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर देगा। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन बनी हुई है। द चैलेंज, जो चुनौती जो बनी हुई है बिफोर इंडिया, इंडिया के सामने, यानी न्यू दिल्ली इंडिया के लिए यूज किया गया, इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है, इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक फ्यूचर विद यूरोप, कि इंडिया को क्या करना पड़ेगा, यूरोपियन कंट्रीज के साथ एक स्ट्रेटेजिक फ्यूचर, एक बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो स्ट्रेटेजी का ना, एक रणनीतिक तौर पर अपने फ्यूचर को मजबूत करना होगा यूरोपियन कंट्रीज के साथ, विदाउट इमीडिएटली डिसरप्टिंग, बिना डिस्टर्ब किए, डिसरप्टिंग का मतलब डिस्टर्ब करना, बिना डिस्टर्ब किए क्या, इट्स कॉम्प्लेक्स जटिल बट वाइटल पार्टनरशिप, बहुत ही महत्वपूर्ण जो उसकी साझेदारी है, किसके साथ, रशिया के साथ, विद एन इंक्रीजिंगली का मतलब बहुत जल्दी से आइसोलेटेड, जो अलग थलग हो गया, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को तोड़ दिया है, क्योंकि सैंक्शन लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, प्रतिबंध लगाए गए हैं। एंग्री रशिया, गुस्से में आया हुआ रशिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया मतलब क्या करना चाहता है, इंडिया यूरोप के साथ भी अपनी पार्टनरशिप करना चाहता है। एट द सेम टाइम इंडिया का रशिया के साथ भी एक बहुत बड़ा एक रिलेशन है, एक लंबे टाइम से दोनों के बीच में एक अच्छे रिलेशंस हैं। तो इंडिया नहीं चाहेगा कि वो रशिया के साथ अपने रिलेशंस को खराब करें, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया ये भी चाहता है कि आने वाले टाइम के अंदर वो अपना यूरोप के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे, जिससे कि इंडिया को आने वाले टाइम में फायदा मिले। लेकिन ये इस कीमत पर नहीं होना चाहिए कि रशिया के साथ उसके रिलेशन क्या हो जाए, खराब हो जाए। राइट, सो इट वाज वंडरफुल आर्टिकल, बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल था। द टोन ऑफ दिस आर्टिकल वाज सजेस्टिव, राइट।
Now let us discuss the grammar concept of this slide. देखिए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद आपने said यूज कर लिया जो कि V2 है, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया. नो पार्टी कुड इमर्ज. देखो, नो पार्टी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और मॉडल वर्ब के हमेशा अपने साथ V1 लेकर चलता है, तो इमर्ज यहाँ पे आपने यूज कर लिया जो कि V1 है, जिसका मतलब होता है किसी चीज का पैदा होना. विक्टोरियस यहाँ पे यूज किया गया एडजेक्ट, विक्टोरियस ये हो गया आपका एडजेक्टिव यूज किया आपने, जिसका मतलब होता है विनर. डायलॉग यहाँ पर यूज किया गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए आपने वॉज यूज कर लिया. इंडिया एंड जर्मनी प्लूरल सब्जेक्ट है. अनवेल्ड यहाँ पर रिवील्ड हो गया जो कि V2 है, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट आपका. जर्मनी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने हैज सेड यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. क्लोज कॉपरेशन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वुड कंटिन्यू आपने यूज कर लिया जो कि वुड आपका मॉडल वर्ब है. उसके बाद V1 आपने यूज कर लिया, और टू एक्सपेंड आपने 2 + V1 यूज किया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है. इसके बाद देखो, यूरोप आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है. इज एक्सपेक्टेड आपने B+ थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट. टू टेक आपका इन्फिनिटिव केस हो गया. अप्रोच आपका नाउन हो गया. एंड स्क्रूटाइज यहाँ पर आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का यूज किया गया है. गिवन का मतलब हो गया कंसीडर करना. यूरोप आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने विटनेस यूज कर लिया जो कि V2 है, पास्ट इंडेफिनाइट. बोथ अपने साथ एंड लेकर चलता है. और इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद मैनेज यूज कर लिया जो कि V2 है, पास्ट इंडेफिनाइट. टू बिल्ड आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया. एरा, दैट एरा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने इज यूज कर लिया. और उसके बाद फेसिंग जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. टेस्ट आपका नाउन हो गया. स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया. इट्स पजेसिव एडजेक्टिव आपने यूज कर लिया. द चैलेंज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपने इज यूज कर लिया. और टू बिल्ड आपका हो गया इन्फिनिटिव केस, 2 + V1 आपने यूज कर लिया. विदाउट आपका क्या हो गया, विदाउट आपका एक प्रेपोजिशन हो गया. उसके बाद आपने डिसरप्टिंग यूज कर लिया जो कि V1 + ing है, जो कि जिरेंड है. जनरली आप प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड यूज कर लेते हैं, एंड इमीडिएटली आपका एक एडवर्ब हो गया, राइट. So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.